नमस्कार। ओनली आईएएस की तरफ से जो यूपीपीसीएस 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसी क्रम में आज हम आपके लिए उसी टेस्ट को आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2024 और इस टेस्ट में आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्नों पर, जो ओनली आईएएस की तरफ से इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए गए प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आप सभी मित्र इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी फैक्ट आपको नए लगे प्राचीन इतिहास से, उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको नए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विद डिटेल व्याख्या भी होगी, जिससे कि आपके आगामी जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को यहाँ से कवर किया जा सके। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आगामी जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आपको यह बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला विकल्प है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। दूसरा कथन है EJH मेंके, सुमेर से लोगों का प्रवास। तीसरा मोर्टियर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवास। और ऑप्शन नंबर डी है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता से हुआ। तो आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। ये जो विकल्प दिया गया ये सही नहीं है। बाकी तीनों ही विकल्प आपके जो यहाँ पर जो परिभाषाएं दी गई हैं, यहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग जो प्रस्तुति है वो आपके सामने यहाँ पर दी गई है। तो पहले विकल्प का जो पहले प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे जो भी चीजें अच्छी लगे वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक तरफ सूची वन दी गई जिधर प्राचीन स्थल दिए गए, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोजें दी गई हैं। आपको प्राचीन स्थल से पुरातात्विक खोजों को सुमेलित करके दिए गए विकल्प के माध्यम से प्रश्न को सही करना है। ठीक है, चलिए बताना है आपको यहाँ पर कौन सा जोड़ा सुमेलित होगा। पहला है लोथल। तो आप याद रखेंगे लोथल से किस चीज की खोज की गई थी। तो दोस्त याद रखेंगे लोथल एक बंदरगाह था, अर्थात लोथल का जो सुमेलित होगा वो विकल्प 2 पर होगा। ठीक है, कालीबंगन, तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, अर्थात ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। धोलावीरा, तो आप सभी को याद होना चाहिए, धोलावीरा से 10 बड़े आकार की हड़प्पा लिपि अर्थात प्रतीकों सहित शिलालेख मिले थे, अर्थात धोलावीरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। वनावली, वनावली से हल्की प्रतिकृति पक्की मिट्टी से बनी हुई प्राप्त हुई है, अर्थात ये यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। अब आप देखेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। देखिए यहाँ पर विकल्प पहले में देखेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, बताएंगे अपने कृषि कार्य के लिए, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्त याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता को जो जाना जाता है वो आप बताइए फटाफट किसके लिए जाना जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है उपयुक्त सभी के लिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता को अपने कृषि कार्य के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हुआ करते थे। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता की जो नगर प्रणाली थी ये बहुत ही उच्च ग्रेड की थी, तो विकल्प ये भी सही है। अपने उद्योग के लिए, यहाँ पर उद्योग भी चरम सीमा पर था, तो विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित के आगमन का सही कालक्रम आप व्यवस्थित कीजिए। तो आप बताएंगे इनमें आगमन के आधार पर। ठीक है, बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपको टिक करके बताना होगा कौन सा होगा। सोने के सिक्के, पंचमार्ग आहत, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, शहरी संस्कृति। बताइए, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो देखिए सबसे पहले जो आई थी वो थी शहरी संस्कृति, यानी विकल्प 4 आया। फिर उसके बाद आते लोहे का हल यानी 3 आया। फिर आए पंचमार्ग जिन्हें हम आहत चांदी के सिक्के कहते हैं, अर्थात 2 आया। और सोने के सिक्के सबसे अंतिम में आए, क्योंकि आप सभी को पता है सोने के सिक्के बहुत बाद में चालू हुए थे। तो विकल्प नंबर 4, 3, 2, 1 वाला होगा, अर्थात 43, 21,
43, 21 जिस भी विकल्प में हो वही आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों को नहरों के माध्यम से पानी दिया गया था। बताइए ये कौन सा शहर था। ये जो कार्य किया गया था, ये कार्य आपको बताना है कौन से शहर में किया गया था। फटाफट कमेंट करके बताएंगे ये जो कार्य किया गया था ये कौन से शहर में किया गया था। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर डी, धोलावीरा। अब बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ता है और ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये गुजरात के कौन से जिले में, तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पड़ता है। धोलावीरा एक नियोजित शहर का उत्कृष्ट उदाहरण भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण भी है। बात करें यहाँ पर एक विकल्प दिया गया रोपड़। अब रोपड़ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले तो रोपड़ की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो ये वी शर्मा ने की थी, या फिर हम कह सकते हैं वीडी शर्मा ने की थी इसकी खोज, वीडी शर्मा ने इसकी खोज की थी। और ये डेट भी पूछी जाती कि वीडी शर्मा ने इसकी खोज की थी, तो वो डेट क्या थी, उस डेट को भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 1953 में रोपड़ की खोज की गई थी। रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है दोस्तों। किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से और क्या क्या मिला, तो रोपड़ से ही एक और चीज मिली थी, आपको याद होगी, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला था, तो याद रखेंगे यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी आपको देखने को मिली थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें महापद्म नंद के उत्तराधिकारों के बारे में पता चलता है। बताइए, महापद्म नंद के उत्तराधिकारों के बारे में पता चलता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध ग्रंथ से। जी हाँ दोस्तों, पुराणों और बौद्ध ग्रंथ, देखिए दो चीजों की यहाँ पर बात की गई है। बौद्ध ग्रंथ तो विकल्प में दिया ही है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद के उत्तराधिकारों की संख्या 8 बताई गई है। कितनी, 8 संख्या बताई गई है, जिनमें अंतिम जो शासक होता है वो घनानंद होता है, ठीक है, घनानंद होता है। और इसी घनानंद के समकालीन सिकंदर को बताया गया है, ठीक है, कि घनानंद का समकालीन कौन था, तो घनानंद का समकालीन सिकंदर हुआ करता था। तो विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करिए फटाफट सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ आपके वेद दिए गए और दूसरी तरफ आपके उनसे संबंधित जो पद हैं वो दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन क्या होगा। देखिए ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में आपको पता है ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, तो ऐतरेय हो जाएगा इसका। सामवेद की बात की जाए तो यहाँ पर पंचविश हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद की बात की जाए तो गोपत हो जाएगा, और यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण होगा। तो ये आपके हो जाएंगे विकल्प। इनके माध्यम से सही विकल्प जब आप टिक करेंगे तो सही विकल्प विकल्प नंबर वी होगा। पहले का तीसरा दिया गया है तो आप पहले का तीसरा, बाकी दूसरे का चौथा तो दूसरे का चौथा, विकल्प नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और देखिए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ऋग्वेद से पूछा जा सकता है। ये सबसे प्राचीन वेद है, इसके वेद व्यास द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। इसमें देवताओं की स्तुति का वर्णन दिया गया है, तो ऋग्वेद में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें कुल मंत्रों की बात की जाए, ठीक है, या फिर इसमें भजन जिन्हें हम कह सकते हैं, तो 10,028 इसमें कुल भजन है, ठीक है। और आगे बात की जाए मंडल की, तो इसमें कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ वैदिक नदियां और दूसरी तरफ आधुनिक नदियां दी गई हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सुमेलित करके आपको बताना है कि वैदिक नदियां और आधुनिक नदियां कौन सी क्या है। चलिए करते हैं सुमेलित। वितस्ता की बात की जाएगी, परुफड़ी और विपाशा और फतुद्री। तो फटाफट बताइए इसमें क्या इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके आपको टिक करना है। बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे वितस्ता की, ठीक है। यहाँ पर एक नदी दी गई है वितस्ता। अब वितस्ता को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, ठीक है, बताइए वितस्ता को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। शतुद्री सतलज को कहा जाता है, परुफड़ी रावी को कहा जाता है, विपाशा व्यास को कहा जाता है, वितस्ता झेलम को कहा जाता है। तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार इस विकल्प का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी। पहले का
यहाँ पर आधुनिक नाम दिया गया है, ठीक है। तो माफ कीजिए, इसका जो सही विकल्प होगा 8 का वो आपको टिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विपाशा जो नाम है ये आपका एक बार चलिए पुनः इसको देख लेते हैं, ठीक है। वितस्ता जो नाम दिया गया है नदियों में, ये किस नदी का वितस्ता नाम हो? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से सूची 1 को सूची 2 का मिलान करके आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा, बताइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक तरफ दिया गया वेगही, यहाँ पर क्या दिया गया व्रीहि, व्रीहि क्या है चावल, तो व्रीहि आपका होगा 2 से, ठीक है, यानी ए का दूसरा। आगे दिया मुद्रा, मुद्रा क्या है मूंग, मुद्रा क्या है मूंग, तो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और इसी के आगे देखेंगे यो, तो यो दिया गया जो को कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका जो। इक्षु ये गन्ने को कहा जाता है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में आर्यों की संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए, ठीक है। आपको सही कथन बताना होगा। तो आप इन चारों कथनों को एक एक करके पढ़ेंगे और फिर आप इजीली तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको टिक करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिए गए हैं विकल्प, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर आप इन चारों को पढ़ेंगे। पहला दिया गया ऋग्वेद के आर्य लोग कवच और टोपी का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच उनके उपयोग का कोई सबूत नहीं मिलता या नहीं है। यहाँ पूछा कौन से कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, ऋग्वेद काल के आर्यों को सोना चांदी और तांबे का ज्ञान था, ये गलत हो जाएगा। सोना चांदी तांबे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था, तो ये विकल्प नंबर बी गलत है, ठीक है। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरे की तरफ जाएंगे। ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता इंद्र थे, जबकि इस बात के प्रमाण हैं कि सिंधु घाटी के लोग मात्र देवी पशुपति शिव की पूजा करते, तो यह भी विकल्प सही है। यानी पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत था। चौथा है ऋग्वेद काल के आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, यह भी गलत है, क्योंकि घोड़े को तो पालतू बहुत बाद में बनाया गया है। तो पहला तीसरा सही होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित था? याद रखेंगे, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित था, बताइए। सही विकल्प आपको बताना है कौन सा वो राज्य था जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित था, ठीक है। यहाँ पर देखिए मल्ल, मल्ल का भी संबंध है, ठीक है, किससे? महात्मा बुद्ध के जीवन से। बाकी आगे और बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो पहला दिया गया मल्ल, ये भी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। उसका देखिए कौशल और मगध, गांधार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि मल्ल, कौशल और मगध इन तीनों में उन्होंने भ्रमण किया था, जबकि गांधार कभी नहीं गए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध का देवीकरण, बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, मूर्ति पूजा एवं अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की हैं? ठीक है, जो महायान बौद्ध धर्म की शाखा है उससे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी महायान बौद्ध धर्म की शाखा है, बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प। ये 12वां प्रश्न है और विकल्प की तरफ आप नजर डालें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं। हमसे पूछा है कि महायान बौद्ध धर्म की विशेषता है, तो ये तीनों ही बौद्ध धर्म की विशेषता है। विकल्प नंबर डी होगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनमें जुड़े 4 स्थलों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उन्हें आपको मिलाना है, ठीक है। जैसे जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, उसी प्रकार से आपको सुमेलित करके बताना हो। तो देखिए लुम्बिनी जो स्थान दिया गया है, यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति की बात की जाती है बोध गया में होती है। प्रथम उपदेश ये सारनाथ में देते हैं और मृत्यु इनकी कुशीनारा में होती है। तो ये चारों विकल्प आपके सुमेलित दिए गए हैं, ठीक है। जन्म की अगर डेट की बात की जाए तो 563 में होती है, ठीक है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें क्या होता था, बताइए। इसमें होता क्या था ये आपको बताना है, ठीक है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं को अपने अपराध स्वीकार करने का अवसर मिलता था।
तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, बताइए बताइए इनमें से कौन कौन से जोड़े सही हैं। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही जोड़े टिक करने हैं। ठीक है, बताइए फटाफट क्या कौन कौन से जोड़े सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिए गए वो आपके सामने हैं। ये कह रहा है लोथल प्राचीन डाकयार्ड क्षेत्र, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा अमरावती 7 वाहनों की राजधानी, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, अमरावती 7 वाहनों की राजधानी थी। तीसरा राजगीर अशोक की सिंह राजधानी, गलत है ये तीसरा। ठीक है, चौथा है नालंदा बौद्ध शिक्षा का महाकेंद्र, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है। बताइए बताइए दोनों में कौन कौन सी समानता है। 16वां प्रश्न है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या समानता है। पहला दिया गया कि तप और भोग की अधिकता से बचना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वेदों की प्रामाणिकता की प्रत अनास्था, ये बिल्कुल सही है, दोनों में समानता थी जैन और बौद्ध धर्म में। अनुष्ठानों के फलदायी होने का निषेध, ये भी बिल्कुल सही है। जीव हिंसा का निषेध यानी अहिंसा, ये भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार सही कथन 2, 3, 4 विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था, इसकी शुरुआत क्यों हुई। बताइए क्यों हुई थी इसकी शुरुआत। विकल्प आपके सामने यहाँ पर 3 दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों में से आप बताएंगे इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पाएंगे इसका जब तीनों कथनों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक मध्य एशिया की आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्ध पर अत्याचार किया। इस प्रकार विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जैन धर्म के तीर्थकर और दूसरी तरफ प्रतीक दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकर को प्रतीक से सुमेलित करके आपको टिक करना है। चलिए करते हैं। पहले दिया गया पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है, सांप हो जाएगा, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक है आपका सर्प। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा आपका आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ जिन्हें हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। तो आदिनाथ का जो प्रतीक है ये आपका हो जाएगा, आदिनाथ का प्रतीक वेल, यहाँ पर आप देखेंगे वेल कह दिया, वृषण, ये हो जाएगा। महावीर की बात करें तो महावीर का जो प्रतीक है वो सिंह, और शांतिनाथ की बात करें तो वो हिरण। इसी प्रकार आप इसको सुमेलित करेंगे तो प्राप्त करेंगे कि इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए गए हैं, आपको जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत टिक करना कि कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से है। यहाँ पर आप पाएंगे कि जैन धर्म से जो सिद्धांत जुड़ा हुआ है, एक तो अनेकात्वाद, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और दूसरा आपका अणुव्रत, ये भी आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अब यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए जैन साहित्य से संबंधित। कथन पहला है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 भाग हैं। कथन दूसरा है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन भागों को वल्लभी में आयोजित एक धार्मिक सभा में संकलित किया गया था। अब ये विकल्प के माध्यम से आपको टिक करना है कि कौन कौन से विकल्प सही है। देखिए जो पहला जो कथन दिया गया फिर उसके बाद दूसरा दिया गया, पहला कथन सही है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो आपका गलत हो जाएगा, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत। पहली जैन संगति में 12 अंगों की रचना हुई थी, और जो पहली जैन संगति हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो विकल्प नंबर पहला सही, दूसरा गलत। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। बताएंगे इनमें से कौन सा जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला, कर्मों को नष्ट करने का अमोघ उपाय तपस्या है। इसी प्रकार दूसरा, प्रत्येक पदार्थ जहां तक कि सबसे छोटे कण में भी एक आत्मा होती है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बताइए इनमें से कूट के माध्यम से कौन कौन से कथन सही है।
या कथन की बात करें तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। एग्जाम में कम से कम 20 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा केंद्र है जो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प हो जाएगा कौशाम्बी, विकल्प नंबर ए। ठीक है, कौशाम्बी दोनों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके आपको बताना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। एक तरफ शहर दिए गए हैं कि कौन से का किस शहर से वो है, ठीक है, जुड़ाव है। सबसे पहले बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म का जो जुड़ाव वो पावापुरी से है। ठीक है, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का जो जुड़ाव वो वाराणसी से है। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म का जो जुड़ाव वो मदीना से है, मक्का मदीना बोला जाता है। ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी से है। तो विकल्प की तरफ बढ़े तो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के 16 जनपदों के नामों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में प्राप्त मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किस जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक तो प्रश्न ये हो गया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे बौद्ध साहित्य में देखने को मिला है। पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कौन से महाजनपद का उल्लेख है। तो विकल्प नंबर बी अस्मक। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प होगा अस्मक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, माफ कीजिए, यहाँ पर देखिए अस्मक तो है ही है, अस्मक तो है ही है, अस्मक मगध भी है, मगध ऑप्शन में दिया नहीं है। देखिए मगध है, अस्मक है, कंबोज है। ठीक है, कंबोज भी दिया गया है। और उसके बाद इसी में अगर बात करें तो चेदी और शूरसेन, इसमें चेदी नहीं होगा और शूरसेन नहीं होगा। तो ए बी सी यहाँ पर दिया, ए बी सी विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक ने अवंती महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी और इसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। याद रखेंगे बिंदुसार के शासनकाल की जो घटना है ये आपको बुद्ध घोष का ये जो विकल्प दिया गया ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध घोष का समंत पसाविधिका, इसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इसका उल्लेख आपको बुद्ध घोष की समंत पसादिका नामक पुस्तक में मिलता है। तो विकल्प नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था। याद रखेंगे विकल्प में जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, युक्ति, रज्जुक और प्रादेशिक ये मौर्य काल से संबंधित है, अनुग्राही का ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। हम आपके लिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया, उनमें कौन सा मार्ग अपनाया। आपको यह क्रम से लगाना है। ठीक है, इसने कौन सा मार्ग अपनाया था बताइए, क्रम लगाना होगा आपको, क्रम। ठीक है, उसने कौन सा मार्ग अपनाया। सबसे पहले इसने जो यात्रा प्रारंभ की थी वो की थी लुम्बिनी से, और लुम्बिनी गया, लुम्बिनी के बाद ये पहुंचा फिर आपके कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु के बाद ये पहुंचा बौद्ध गया, और बौद्ध गया के बाद ये पहुंचा फिर सारनाथ, सारनाथ के बाद ये पहुंचा कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद पहुंचा श्रावस्ती। तो इस प्रकार सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 5 3 6, विकल्प नंबर सी। ये क्रम आपको याद रखना है अशोक सम्राट का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोग किसी न किसी समस्या भारत आए, आपको बताना होगा उनका आगमन का कालक्रम क्या है। ठीक है, फायन, इत्सिंग, मेगास्तनी और हुइन शांग, बताइए इनका क्रम आपसे पूछा जाता है, क्या क्रम होगा। सबसे पहले जो भारत आए थे उनका नाम आपको बताना है, तो उनका नाम था मेगास्तनी, तो सबसे पहले आए थे नंबर 3। उसके बाद आए थे यहाँ पर क्रम अगर देखा जाए तो उसके बाद आए थे आपके फायान, उसके बाद आए थे आपके हुइन सांग, और उसके बाद इत्सिंग। तो ये इनका क्रम है। विकल्प नंबर ए आपको याद रखना है, आने का क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 का समकालीन नहीं है। ठीक है, बताइए कौन अन्य 3 का समकालीन नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा मिलिंद, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध, प्रसेनजित और बिंबिसार ये तीनों समकालीन है, मिलिंद ये समकालीन नहीं है। तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो हमारे देश में बाल विवाह होता है, इसकी प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी।
याद रखेंगे ये गौतम बुद्ध के समय में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, माफ कीजिए ये वाला नहीं, इसमें होगा आपका ये वाला, कुषाण काल के दौरान हुई थी। तो विकल्प नंबर ए। 30वां प्रश्न है बाल विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वह कला शैली जो भारतीय एवं यूनानी रूपानकों का मिश्रण है कहलाती है। तो ये जो कला है ना, जो भारतीय और यूनानी दोनों के मिलने से बनी है, इस कला को कहा जाता है गांधार कला। विकल्प नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, आपको सुमेलित करके बताना है कि किस राजवंश की क्या राजधानी रही है। ठीक है, बताइए। सबसे पहले बात करेंगे, आप देखिए दिया गया शुंग वंश। शुंग की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र रही थी, तो विकल्प पहले का चौथा। शातवाहन की बात की जाए तो शातवाहन की राजधानी पैठर रही थी। कदम्ब की बात की जाए तो कदम्ब की राजधानी बनवासी रही है, और चंदेलों की राजधानी आपकी महोबा रही है। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। इन दोनों के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। आप कथन और कारक दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप टिक करेंगे तो पाएंगे कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों से ये आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न दिया गया कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, पहला है प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकरण थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। हमको सही कथन बताना है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, श्रेणी की मजदूरी कार्य नियम मानक और कीमतें निर्धारित करती थी, बिल्कुल सही है। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही होंगे, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है। याद रखेंगे जैन ग्रंथ में बिंदुसार को जिस नाम से पुकारा गया वो है सिंहसेन। विकल्प नंबर बी। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन पहला है कि कपिल शाक्य परंपरा के सबसे पुराने प्रस्तावक थे। कथन दूसरा है कि कपिल बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा आकार लेता है, ना कि किसी देवीय शक्ति द्वारा। अब यहाँ पर कथन कारक के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, तो विकल्प नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दर्शन शास्त्र और दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। अब एक तरफ दर्शन शास्त्र में अगर बात करें तो आप पर न्याय दर्शन दिया गया है। अब न्याय दर्शन जो मोक्ष प्राप्ति का जो साधन बताता है वो कहता है कि आपको तार्किक चिंतन के माध्यम से होगा ज्ञान। ठीक है, क्या कहता है ये? तार्किक चिंतन, यानी न्याय तार्किक चिंतन की बात करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें मीमांसा दर्शन की, तो मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना चाहता है। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन आपका सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की बात करता है, और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता रहता है कि विशिष्ट हुआ, शुद्ध द्वैतवाद हुआ, द्वैतवाद हुआ, ये पूछा जाता रहता है प्रश्न कि किसके प्रतिपादक कौन रहे हैं। यहाँ पर 38वां प्रश्न पूछा गया कि विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन या संस्थापक कौन है, तो विकल्प नंबर आप बी को टिक करें, रामानुजाचार्य। अगला है कि सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा पहला जो धार्मिक आयोजन किया गया था वो आपका थानेश्वर, और दूसरे की अगर बात करें यहाँ पर वहीं माफ कीजिए, पहला जो किया गया था वो कन्नौज में और दूसरा किया गया था प्रयागराज में। ठीक है, क्योंकि कन्नौज उसकी द्वितीय राजधानी थी, प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। तो इस प्रकार सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री युआन च्वांग ने तात्कालिक भारत की समस्या, पारिस्थितिकियों एवं संस्कृतियों का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 कथन दिए गए, आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, बताइए। पहला है सड़कें और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित थे।
दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए सजा का सवाल है, आग, पानी और जहर किसी भी व्यक्ति की बेगुनाही को सत्यापित कर सकते हैं या अपराध तय करने के साधन थे। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं दोनों में से। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा और दिया गया है कि व्यापारियों को घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। तो अब आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। सही विकल्प होगा आपका केवल पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा जो दिया गया विकल्प, ये दोनों आपके सही दिए गए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 41वां। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामंती व्यवस्था के आवश्यक तत्व थे। यहाँ पर भी आपके सामने 3 दिए गए कथन कि सामंती व्यवस्था के कथन। सही विकल्प होगा एक और तीसरा, पहला भी और तीसरा भी। इन दोनों कथनों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो विकल्प नंबर 1 और 3 पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान स्थल की बात की गई है, ये कौन सा किस राज्य में वर्तमान में आता है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, आइए पूरा देखते हैं और समझेंगे कि प्रश्न यहाँ से कैसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे बात करें भिलसा, तो भिलसा आपको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। द्वार समुद्र की बात की जाए तो द्वार समुद्र आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। ठीक है, कर्नाटक नहीं। गिरनगर की बात की जाए तो गिरनगर आपका गुजरात में पड़ता है, गिरनगर आपका गुजरात में पड़ता है। थानेश्वर आपका वर्तमान उत्तर प्रदेश में, तो द्वार समुद्र यहाँ पर महाराष्ट्र दे रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए क्या, कर्नाटक होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाता, बट यहाँ पर दिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल के दौरान जासूसों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो जासूसों को उस समय पूछा गया किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल के दौरान जासूसों को संध्या, गुड्डा पुरुष या संचर, ये तीनों ही दिए जाते थे। तो विकल्प नंबर डी होएगा उपयुक्त सभी। सामंत प्रसादिका नामक ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है। ये अभी हमने ऊपर की वीडियो में देखा था, ये बुद्ध घोष से संबंधित है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता और महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध 2 ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सी विशेषता समान है। हमसे समान विशेषता पूछी गई है। ठीक है, चलिए बताते हैं कौन सी विशेषता समान है। दोनों का निर्माण एक ही समय अवधि में हुआ है, गलत है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के हैं, भी गलत है। दोनों में चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक बराबर हैं, बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। केवल विकल्प नंबर 3 होगा, तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द से क्या तात्पर्य है। सही विकल्प आपको बताना है। ठीक है, सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदिर शैली। तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ गुप्त मंदिर और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है, जैसे ईंटों से निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर। सबसे पहले बात करें कि ईंट निर्मित मंदिर, तो ये भीतर गांव में स्थित है। ठीक है, भीतर गांव में स्थित है। और भीतर गांव ये कहां पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में पड़ता है भीतर गांव। ठीक है, दूसरा दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर की बात की जाती है भूमिरा में है, और विष्णु मंदिर की बात की जाती है एरड़ में है। इस प्रकार ये सुमेलित तो होगा। विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर 1 आपका सही होगा, विकल्प नंबर ए। अगला, गांधार कला को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे जो गांधार कला दी गई है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम दिया गया आपको ग्रीको बौद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यहाँ पर आपके सामने कथन दिए गए हैं 2, कथन पहला और कथन दूसरा। ठीक है, पहला कथन है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोलों ने पांड और चेल शासकों को हराया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही होंगे, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि चोल शासकों के काल में बनी सर्वाधिक संख्या में मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। याद रखेंगे ये जो मूर्ति पूछी गई है प्रसिद्ध हुई वो थी नटराज शिव की कांस्य मूर्ति। तो ये तो थे दोस्तों यूपीपीएससी वाला अर्थात फिजिक्स वाला या फिर ओनली आईएएस की तरफ से जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसके इतिहास के 50 प्रश्न। आगे मध्यकालीन इतिहास का वीडियो आएगा, पर उसके बाद आधुनिक इतिहास का वीडियो आएगा, यानी सभी विषयों का एक एक वीडियो आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।
जिससे कि आगामी जो भी क्विज वगैरह कराई जाती हैं आप उसको अटेम्प्ट करते रहें और अपनी तैयारी को परखते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।